इस समय पूरे देश में क्या पूरे विश्व में कोरोना का कहर जारी है। पूरी दुनिया इससे परेशान है और भारत भी कोरोना की चपेट में है। कक्षाएं चल नहीं पा रही हैं और सरकार ने विकल्प के तौर पर ऑनलाइन कक्षाएं चलाने का सुझाव दिया है। तो आपके विद्यालय आईडी मेमोरियल शिक्षण संस्थान धौरहरा में भी इस समय आप लोगों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की गई हैं और विभिन्न विषयों के अध्यापक अपने अपने लेक्चर अपने अपने टॉपिक आपको दे रहे हैं। तो इसी क्रम में हम आपको जीव विज्ञान से संबंधित बातें बता रहे हैं, जीव विज्ञान पढ़ा रहे हैं। तो क्लास 12 बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आनुवांशिकी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आपके 12th में जीव विज्ञान में पहला चैप्टर जीवों में जनन है। जीवों में जनन आप लोगों को हम पहले ही पढ़ा चुके थे और दूसरा टॉपिक आपका आनुवांशिकी है और आनुवांशिकी की चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। तो आनुवांशिकी में जेनेटिक्स में सबसे पहले हमने पहले लेक्चर में आपको ट्रेड्स के बारे में बताया, फिर उसके बाद इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस किसे कहते हैं, वंशानुक्रम किसे कहते हैं या आनुवांशिकता किसे कहते हैं, इसको बताया। इसके बाद आपको जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स टर्म किसने दिया था, इसके बारे में बताया गया। अब यहीं पर आपको वेरिएशंस यानी विभिन्नताओं के बारे में भी जान लेना चाहिए कि विभिन्नताएं क्या होती हैं, विभिन्नताएं किसे कहते हैं। तो समान जीन राशि के होने पर भी एक ही जात के सदस्यों में जो अंतर आते हैं उन्हें हम विभिन्नताएं कहते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि एक ही माता पिता की जितनी संतानें होती हैं, प्रत्येक संतान के समय माता पिता का जीन रूप वही रहता है, लेकिन फिर भी एक ही माता पिता की 2 या 2 से अधिक संतानें, यहाँ तक कि चाहे वो वास्तविक जुड़वा ही क्यों ना हो, बिल्कुल एक जैसी नहीं होती हैं। उनमें इतना अंतर अवश्य होता है जिससे कि उनकी अलग इंडिविजुअलिटी, उनकी अलग पहचान बनी रहे। तो यह अंतर, यह वेरिएशन जिन कारणों से आता है उसको हम विभिन्नताएं कहते हैं, वेरिएशंस कहते हैं। और आपको ये भी बता दें कि विभिन्नताएं यानी वेरिएशंस 2 तरह के होते हैं। एक तो सोमैटिक यानी कायिक विभिन्नताएं, सोमैटिक वेरिएशंस, और दूसरा जर्मिनल और ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। तो जो सोमैटिक वेरिएशंस होती हैं, कायिक विभिन्नताएं होती हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाली नहीं होती हैं। मतलब इनका प्रसारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं होता है, लेकिन जो जर्मिनल या ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस होती हैं, इनका एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में प्रसारण होता रहता है। और ये जर्मिनल वेरिएशंस जिसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, यानी ये 2 तरह की होती हैं, कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस नाम से ही आप जान सकते हैं कि जो कॉन्टिन्यूअस विभिन्नताएं होती हैं ये लगातार होती हैं, मतलब हर पीढ़ी में ये प्रकट होंगी। लेकिन जो डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस होती हैं ये हर पीढ़ी में नहीं प्रकट होती हैं, किसी पीढ़ी में प्रकट हो सकती हैं और किसी पीढ़ी में नहीं भी प्रकट हो सकती है। तो आनुवांशिकी में आपने ट्रेड्स के बारे में जाना, इनहेरिटेंस के बारे में जाना, जेनेटिक्स क्या है इसके बारे में जाना, वेरिएशंस क्या होती हैं इसके बारे में आपने जाना। और इसके बाद हमने आपको आनुवांशिकी के महान वैज्ञानिक जिनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है, ग्रेगर जॉन मेंडल से आपका परिचय कराया कि ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के सिलेसिया नामक गांव में 1822 यानी 1822
वो पैदा हुए थे और लगभग 62 ईयर्स की आयु में 62 वर्ष की अवस्था में 1884 यानी 1884 में इनकी मृत्यु हो गई। तो मेंडल पढ़ाई पूरी करने के बाद ऑस्ट्रिया के ही ब्रून नामक शहर में ईसाई मत के पादरी हो गए थे और चर्च के बगीचे में उद्यान मटर पायसम सटाइवम पर बहुत सारा प्रयोग करके उन्होंने अपने आनुवंशिकता के नियमों का प्रकाशन किया। तो हमने आपको बताया था कि मेंडल ने 2 नियम बनाए थे। मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर और उन प्रयोगों से जो निष्कर्ष प्राप्त किया था उसके आधार पर उन्होंने 2 नियम प्रस्तुत किया था। पहला नियम मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था। देखिए ये बहुत कंफ्यूजिंग है। जैसे आपको बताया जाता है कि आनुवंशिकी के कुल 3 नियम हैं। पहला प्रभाविता का नियम है, दूसरा पृथक्करण का नियम है, तीसरा स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम है। लेकिन जब कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस तरह से पूछा जाता है कि मेंडल का प्रथम नियम कौन सा है, तो जब मेंडल के नियम की बात होती है कि मेंडल का पहला नियम कौन सा था, तो आंसर होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम। मेंडल ने पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, ये 2 नियम प्रस्तुत किया था और बाद में उनके शिष्य कार्ल कोरेंस ने इन दोनों नियमों का विस्तृत विश्लेषण करके उन्हीं में से एक और निष्कर्ष निकाला था जिसको प्रभाविता के नियम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपको बताया जाता है कि कुल 3 नियम है आनुवंशिकी के, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, जिसमें अगर मेंडल के प्रथम नियम की बात होती है तो ये होता है पृथक्करण का नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल के द्वितीय नियम की बात होती है तो ये होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। तो नियमों को आपको बता चुके थे, तीनों नियम बता चुके थे और अब हम आपको मेंडल के नियमों से विचलन की ओर ले चलते हैं। मतलब मेंडल का नियम कहां कहां लागू नहीं होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं मेंडल ने अपने कार्यों का प्रकाशन 1866 में ही कर दिया था, 1866 में ही कर दिया था। जो जर्नलिस्ट उन्होंने प्रकाशित किया था पेपर जिसमें पब्लिश हुआ था उसको उन्होंने टाइटल दिया था ऑन द एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। तो उस समय तो वैज्ञानिक मेंडल को नहीं समझ पाए थे, मेंडल के कार्यों का महत्व नहीं ज्ञात हो पाया था। और जैसे कि आप जानते हैं तमाम वैज्ञानिकों के साथ शुरुआत में ये होता है कि पता नहीं कौन सी बात कह रहे हैं, लोग हंसते थे। जैसे एडिसन शुरू में हंसी के पात्र बने थे, न्यूटन शुरू में हंसी के पात्र बने थे कि सेब गिरता है तो सोचने लगे नीचे ही क्यों आता है। उसी तरह से मेंडल ने जो नियम प्रस्तुत किए, जो बातें बताई, उस समय उनको महत्व नहीं मिला, उस समय लोगों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब सन 1900 में ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस और शेरमार्क, इन तीनों लोगों ने अपना अलग अलग प्रयोग करके यह बताया कि हाँ ये बात सही है कि मेंडल जो बातें बहुत समय पहले ही बता चुके हैं उसकी सच्चाई है। तो मेंडल के नियमों को मान्यता दी गई और मरणोपरांत मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाने लगा, आनुवंशिकी का जनक कहा जाने लगा। अब देखिए इसमें भी आपको 3 वैज्ञानिकों के नाम आपको बताते हैं और 3 तरह के प्रश्न बनते हैं। कभी कभी पूछा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, आनुवंशिकी का जनक। तो जब आनुवंशिकी का जनक पूछा जाए, आनुवंशिकी के जनक की बात हो तो निसंदेह आप कहेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। और जब ये बात हो कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन है, तब ये बात बेटसन के लिए लागू होती है और बेटसन को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। एक और वैज्ञानिक का नाम आपको बता दें जिनको कहा जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। तो जब प्रयोगात्मक आनुवंशिकी के जनक की बात हो, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स आपसे पूछा जाए तो आप निश्चित रूप से बताएंगे टी.एच. मॉर्गन। तो 3 वैज्ञानिकों का नाम हमने आपको बताया। सबसे महान वैज्ञानिक आनुवंशिकी का जनक जिनको कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल, बेटसन जिनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है और टी.एच. मॉर्गन जिनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है।
तो अब आपको ले चलते हैं मेंडल के नियमों से विचलन की ओर। तो आपको अभी कुछ देर पहले हमने बताया कि मेंडल का नियम जहां जहां लागू नहीं होता है उनको हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। मेंडलीय विचलन को हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं, एलीली जीनों के पारस्परिक प्रभाव और गैर एलीली जीनों के पारस्परिक प्रभाव। तो जो एलीली जीनों के पारस्परिक प्रभाव है उसमें चार हैं। पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी अपूर्ण प्रभाविता, दूसरा है समप्रभाविता यानी कोडोमिनेंस, तीसरा है घातक या मृत्युकारक जीन्स यानी लीथल जीन्स, और चौथा है बहुगुण एलीलवाद यानी मल्टीपल एलील्स। तो एलीली जीनों के पारस्परिक प्रभाव में मेंडलीय नियमों से चार विचलन आप याद रखिए। पहला अपूर्ण प्रभाविता, दूसरा समप्रभाविता, तीसरा घातक या मृत्युकारक जीन्स और चौथा बहुगुण एलीलवाद। तो अब इन चारों के बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले लेते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता। तो अपूर्ण प्रभाविता की खोज कार्ल कोरेंस ने की। एक पौधा था जिसको जापानीज कोरोक्लाक प्लांट कहते हैं, गुलबांस कहते हैं, गुलाबांस कहते हैं, जिसका बोटेनिकल नाम है मिराबिलिस जलापा। तो मिराबिलिस जलापा नामक पौधे पर प्रयोग करके कार्ल कोरेंस ने देखा कि जब इसके लाल फूलों वाले पौधे का संकरण शुद्ध नस्ली लाल फूलों वाले पौधे का संकरण शुद्ध नस्ली सफेद फूलों वाले पौधों के साथ कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में, अब देखिए मेंडल के नियम के हिसाब से यहाँ पर प्रथम पीढ़ी में या तो लाल रंग का फूल आना चाहिए था या तो सफेद रंग का फूल आना चाहिए था। अगर लाल रंग का फूल आता तो उसको कहते हैं लाल रंग प्रभावी है, अगर सफेद रंग के फूल खिलते तो कहते हैं सफेद रंग प्रभावी है। लेकिन कार्ल कोरेंस ने देखा कि मिराबिलिस जलापा में लाल फूलों वाले पौधे और सफेद फूलों वाले पौधों के बीच संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी में न तो लाल रंग के पुष्प खिलते हैं न तो सफेद रंग के पुष्प खिलते हैं, बल्कि एक नया रंग गुलाबी रंग प्रकट होता है। तो शुद्ध नस्ली लाल फूल, मान लो ये होमोजाइगस लाल फ्लावर था, कैपिटल आर आर जीन रूप इसका, और ये इसका जो दूसरा विरोधी लक्षण था वो होमोजाइगस वाइट, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके गैमेट्स लिए गए, यहाँ पर कैपिटल आ रहा है, यहाँ पर स्मॉल आ रहा है, क्रॉस हुआ। यहाँ पहली पीढ़ी में जीन रूप आया कैपिटल आर स्मॉल आर, लेकिन यहाँ जो रंग देखा गया फ्लावर का वो इन दोनों से डिफरेंस था और ये था पिंक यानी गुलाबी। तो अब ये जो प्रथम पीढ़ी में गुलाबी रंग के पुष्प खिले, इसको जब इसमें स्वपरागण होने दिया गया यानी इसको दूसरी पीढ़ी में ले गए, तो दूसरी पीढ़ी में कार्ल कोरेंस ने ये देखा कि इसमें लगभग 25% 25% लाल रंग के पुष्प खिलते हैं, 50% 50% गुलाबी रंग के पुष्प खिलते हैं और लगभग 25% सफेद रंग के पुष्प खिलते हैं। तो यहाँ पर यह देखा गया कि जो समयुग्मनजी प्रबल जीन होता है कैपिटल आर आर, इससे लाल रंग के पुष्प का प्रकटन होता है, लेकिन जो हेटेरोजाइगस यानी कैपिटल आर स्मॉल आर जीन रूप होता है, इसमें लाल रंग के प्रभाव को, जैसे कैपिटल आर के कारण जो है प्रभावी है और स्मॉल आर के कारण अप्रभावी, तो जो ये स्मॉल आर है अप्रभावी जीन है, ये लाल रंग के प्रभाव को कुछ कम कर देता है, जिसके कारण यहाँ दूसरी पीढ़ी में 25% जो कि शुद्ध नस्ली लाल रंग का होमोजाइगस जीन होता है,
ये होता है, और 50% जो है गुलाबी रंग के पुष्प होते हैं और 25% जो है सफेद रंग के पुष्प होते हैं। तो इसको अपूर्ण प्रभाविता कहा गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा गया, और ये मेंडल के पहले नियम यानी प्रभाविता के नियम का अपवाद होगा। इसी तरह का और भी उदाहरण देखा गया, जैसे एंडोलुसियन फाउल्स हैं, एंडोलुसियन मुर्गियां हैं, उसमें देखा गया कि बालों का काला रंग सफेद रंग पर प्रभावी होता है। एंडोलुसियन फाउल्स में, एंडोलुसियन मुर्गियों में परों का काला रंग सफेद रंग पर प्रभावी होता है, लेकिन जब काले और सफेद रंग वाले फाउल्स के बीच क्रॉस कराया गया तो पहली पीढ़ी में देखा गया कि यहाँ पर न तो काला रंग फीदर्स का होता है न तो सफेद होता है, तो यहाँ पर एक अलग रंग, एक अलग कलर प्रोड्यूस होता है जो नीले रंग का होता है। मतलब ब्लैक रंग के प्रभाव को जो अप्रभावी जीव होता है वो कुछ कम कर देता है, यानी उसकी अपूर्ण प्रभाविता होती है। तो ये आपका हो गया अपूर्ण प्रभाविता। अब दूसरा उदाहरण, आपका दूसरा अपवाद समप्रभाविता है, कोडोमिनेंस, समप्रभाविता या सहप्रभाविता। तो अपूर्ण प्रभाविता में तो दोनों की मिलीजुली प्रभाविता होती है, दोनों लक्षण मिलकर के प्रकट होते हैं, लेकिन जो समप्रभाविता होती है, समप्रभाविता में न तो कोई प्रभावी होता है न तो कोई अप्रभावी होता है और न ही किसी नए लक्षण का प्रकटन होता है, बल्कि प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण बराबर अनुपात में अलग अलग प्रकट हो जाते हैं। जैसे छोटी सींग वाले जानवरों में, छोटी सींग वाले मवेशियों में, लघु सींगी मवेशियों में यह देखा गया कि इसमें जो त्वचा का भूरा रंग है, काला रंग है, काला या भूरा रंग, ये प्रबल जीन के प्रभाव से काला होता है, और इसमें त्वचा का जो सफेद रंग है, व्हाइट कलर है, ये अप्रबल जीन के प्रभाव से होता है। तो ब्लैक ये होमोजाइगस डोमिनेंट जीन के कारण है, सफेद ये अप्रबल जीन के प्रभाव से है। तो यहाँ पर जिसमें इस तरह का जीन रूप होता है, जिन जानवरों में, जिन मवेशियों में, उसमें काला रंग होता है, जिसमें इस तरह का जीन रूप होता है उसमें सफेद रंग होता है। लेकिन जो इस तरह के कैपिटल आर स्मॉल आर यानी हेटेरोजाइगस फॉर्म में जो है इस तरह के जीन रूप वाले जो मवेशी देखे गए, उनमें ना तो काला रंग होता है ना तो सफेद रंग होता है, बल्कि इस तरह देखा जाता है कि इसमें दोनों रंग मिल करके प्रकट होते हैं। कहीं कहीं त्वचा का रंग काला रहता है, कहीं कहीं सफेद रहता है, यानी चितकबरा रंग, रोन कलर देखा जाता है। तो इस तरह से ये जो है समप्रभाविता इसको कहा गया, और यहाँ पर भी मेंडल का नियम आप देख रहे हैं कि लागू नहीं हो रहा है। तो इसके और भी उदाहरण देखे गए, रुधिर वर्गों की भाषागत में इसको देखा गया। कुछ मनुष्यों, कपियों जैसे चिंपांजी है, ओरंगुटान है, इन सब में रुधिर वर्गों की भाषागत में, यमयन रुधिर वर्गों की भाषागत में देखा गया। उसमें एक तरह से यमयन जीन रूप वाले होते हैं, कुछ यन जीन रूप वाले होते हैं, और कुछ जो है यमयन जीन रूप वाले होते हैं। तो क्लियर, ये दो चीजें आपकी हो गई, अपूर्ण प्रभाविता और समप्रभाविता। अब आपको तीसरे विचलन की ओर ले चलते हैं, जिसको कहते हैं लीथल जीन्स, मृत्युकारक जीन्स, घातक जीन्स या मृत्युकारक जीन्स, लीथल जीन्स। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक यल क्यूनॉट, फ्रांस के वैज्ञानिक थे यल क्यूनॉट, इन्होंने 1905 में घरेलू प्रजाति के चूहे, हाउस रैट, जिसका जूलॉजिकल नाम होता है मस मस्कुलस, तो घरेलू प्रजाति के चूहे मस मस्कुलस पर यल क्यूनॉट ने 1905 में प्रयोग किया। किस पर प्रयोग किया? घरेलू प्रजाति के चूहे मस मस्कुलस पर प्रयोग किया।
इन्होंने देखा कि घरेलू प्रजाति के चूहे मस्कुलस में बालों का पीला रंग भूरे रंग पर प्रभावी होता है। येलो कलर भूरे कलर पर, मोटी रंग पर डोमिनेंट होता है, प्रभावी होता है। तो उन्होंने पीले बालों वाले और भूरे बालों वाले चूहों में, मान लो ये कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो L-Q0 ने जितनी बार पीले और भूरे बालों वाले चूहों में संकरण कराया, हर बार उन्होंने देखा कि प्रथम पीढ़ी में, जनरेशन में, फर्स्ट क्लियर जनरेशन में पीले और भूरे बालों वाले चूहे बराबर अनुपात में उत्पन्न होते हैं। जबकि मेंडल के नियम के अनुसार या तो पहली पीढ़ी में पीले बालों वाले चूहे होने चाहिए थे या तो भूरे बालों वाले चूहे होने चाहिए थे, क्योंकि आपको प्रभाविता के नियम में बताया गया कि जब किन्हीं दो परस्पर विरोधी शुद्ध नस्ली लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में दोनों में से कोई एक लक्षण ही दिखाई देता है। एक लक्षण जो दिखाई देता है उसको प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो दिखाई नहीं देता है अर्थात छुपा रहता है उसको अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अब यहाँ देखिए, पीले बालों वाले और भूरे वाले, ये दो अलग अलग विरोधी लक्षण है, इनके बीच संकरण कराया गया। पहली पीढ़ी में यहाँ पर या तो पीले बालों वाले चूहे दिखाई देने चाहिए थे या तो भूरे बालों वाले चूहे दिखाई देने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर पीले और भूरे दोनों प्रकार के बालों वाले चूहे बराबर अनुपात में प्रकट हुए। तो ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में सोचने लगे। कौन सोचने लगे? L-Q0 सोचने लगे कि ऐसा क्यों हुआ, दोनों में से एक आना चाहिए था लेकिन दोनों आए, दोनों बराबर अनुपात में आए, ऐसा क्यों हुआ? तो इस बात की तहकीकात करने के लिए, इसका आगे पता लगाने के लिए उन्होंने इस प्रयोग को और आगे बढ़ाया। और आगे बढ़ाया, कैसे बढ़ाया, क्या किया उन्होंने? ये जो प्रथम पीढ़ी के पीले बालों वाले चूहे प्राप्त हुए थे, इनका आपस में संकरण करा दिया। तो जब दो पीले बालों वाले, प्रथम पीढ़ी से प्राप्त दो पीले बालों वाले चूहों का उन्होंने आपस में संकरण करा दिया, तो देखा कि दूसरी पीढ़ी में, सेकेंड क्लियर जनरेशन में, देखिए यहाँ आपको याद होगा कि मेंडल के अनुसार यहाँ पर जो है 3:1 का अनुपात आना चाहिए, पीले और भूरे 3:1 का अनुपात दूसरी पीढ़ी में आना चाहिए मेंडल के अनुसार। लेकिन जब L-Q0 ने प्रथम पीढ़ी से प्राप्त दो पीले बालों वाले चूहों का आपस में संकरण कराया तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर अनुपात 2:1 आता है। अब देखिए, अनुपात मेंडल के अनुसार 3:1 आना चाहिए, यहाँ पर जो है Q0 को 2:1 प्राप्त हो रहा है। तो और ये जो 2:1 प्राप्त हुआ, इसमें दो पीले बालों वाले चूहे थे और एक भूरे बालों वाला चूहा था। तो इस तरह का जब परिणाम प्राप्त हुआ तो Q0 को संदेह हुआ कि कहीं प्रकृति में शुद्ध नस्ली पीले बालों वाले चूहे अनुपस्थित तो नहीं होते हैं, और इसकी जानकारी के लिए उन्होंने प्रथम पीढ़ी से प्राप्त चूहों का विच्छेदन करके भ्रूण की जांच की। तो जब भ्रूणी जांच किया Q0 ने, तो भ्रूणी जांच में उनको पता लगा कि जो समयुग्मनजी जीन रूप होता है, समयुग्मनजी प्रबल जीन रूप होता है शुद्ध नस्ली पीले बालों वाले चूहों के लिए, वो भ्रूणी अवस्था में ही नष्ट हो जाता है। यानी ये कैपिटल वाई जीन रूप भ्रूणावस्था में ही एक दूसरे के लिए लीथल हो जाता है, मृत्युकारक हो जाता है, जिसके कारण प्रकृति में शुद्ध नस्ली पीले बालों वाले चूहे नहीं पाए जाते हैं। इसका मतलब ये जो पीले बालों वाला चूहा पाया गया था ये हेटेरोजाइगस था। इसको हम इस तरह से कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम स्मॉल वाई स्मॉल, क्योंकि ये होमोजाइगस रेसेसिव है तो स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको कैपिटल वाई स्मॉल वाई
इसको कैपिटल वाई स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा कैपिटल वाई, ये भ्रूणावस्था में ही एक दूसरे के लिए लीथल यानी मृत्यु कारक हो जाता है। तो ये आपने जाना कि लीथल जीन क्या होता है, मृत्यु कारक जीन क्या होता है, किसने मृत्यु कारक जीन को खोजा, कैसे पता लगा, ये सारी बातें हमने आपको बताया। अब आपको हम मेंडल के चौथे अपवाद की ओर ले चलते हैं, जिसको कहते हैं बहुगुण एलीलवाद यानी मल्टीपल एलिज्म। तो चलिए देखिए मल्टीपल एलिज्म क्या है, बहुगुण एलीलवाद क्या है। तो मल्टीपल एलिज्म यानी बहुगुण एलीलवाद, बहुगुण एलीलवाद। तो इसमें सबसे पहले आपको ब्लड ग्रुप्स के बारे में जानना होगा, रुधिर वर्ग क्या होता है, और फिर रुधिर वर्गों की वंशागत में आपको बहुगुण एलीलवाद बताएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं प्राचीन काल से ही एक्सीडेंटल केसेस में या किसी भी केसेस से, एनीमिया के केसेस में किसी व्यक्ति को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो उसको किसी दूसरे व्यक्ति का ब्लड दिया जाता है। तो आवश्यकता पड़ने पर स्वस्थ व्यक्ति द्वारा रोगी व्यक्ति को रुधिर प्रदान करना, रुधिर देना रुधिर आदान कहलाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है, ब्लड डोनेशन कहलाता है। तो 1902 से पहले जब किसी व्यक्ति को ब्लड की जरूरत पड़ती थी तो उसको किसी दूसरे व्यक्ति का ब्लड बिना जांचे परखे यूं ही चढ़ा दिया जाता था। 1902 से पहले जब किसी व्यक्ति को ब्लड की जरूरत पड़ती थी तो उसको बिना जांचे परखे किसी व्यक्ति का ब्लड यूं ही चढ़ा दिया जाता था, और ऐसे मामलों में, ऐसी स्थितियों में अधिकांश लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा क्यों हो जाता था, मृत्यु क्यों हो जाती थी? तो 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने ये पता लगाया कि सभी व्यक्तियों का ब्लड एक जैसा नहीं होता है और सभी का ब्लड सबको नहीं दिया जा सकता है। कभी कभी ये होता है कि जब दाता का ब्लड ग्राही के शरीर में पहुंचता है तो ग्राही के शरीर में पहुंच करके दाता के लाल रुधिराणु, डोनर के आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिराणु आपस में चिपकने लगते हैं, चिपक करके बड़े बड़े थक्के बना लेते हैं, जिसको क्लम्पिंग कहते हैं, क्लॉटिंग कहते हैं, एक्टुलेशन कहते हैं। तो इस तरह से क्लम्पिंग हो जाती है, एक्सलेशन हो जाता है, रक्त के बड़े बड़े थक्के बन जाते हैं, जिसके कारण ग्राही के शरीर में रुधिर का संचरण, रुधिर का परिवहन रुक जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने पता लगाया कि मनुष्यों की आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पेसेस, लाल रुधिर कणिकाएं, जिनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। तो इन्होंने पता लगाया कि मनुष्यों की लाल रुधिर कणिकाओं की कोशिका कला में, सेल मेम्ब्रेन में, कोशिका कला में कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन होती हैं, एक तरह की ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं, जिनको इन्होंने एंटीजेन नाम दिया। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन या विशेष प्रकार की प्रोटीन दो तरह की होती हैं। इसी आधार पर उन्होंने दो तरह का एंटीजन बनाया, एंटीजन ए और एंटीजन बी। और इसके साथ साथ ये भी खोज हुई कि ब्लड के प्लाज्मा में इसी तरह की बहुत सी प्रोटीन्स होती हैं। अब देखिए
जो एंटीजन है ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, लेकिन जो प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स हैं जिनको अभी हम एंटीबॉडी कहेंगे वो विशुद्ध प्योर प्रोटीन्स होती हैं, विशुद्ध प्रोटीन्स होती हैं। तो प्लाज्मा में कुछ विशेष प्रकार की इसी तरह की प्रोटीन्स होती हैं जिनको एंटीबॉडी कहा गया है। और ये भी पता लगाया गया कि एंटीबॉडी भी दो तरह की होती हैं, एंटी ए स्मॉल ए से लिखते हैं और एंटी बी या बी। तो इस तरह से एंटीजन और एंटीबॉडी की खोज कर दी कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 में, और इसी के आधार पर तब दुनिया में जितने मनुष्य हैं उन सबके ब्लड को 4 ग्रुप में बांट दिया गया, 4 तरह का ब्लड ग्रुप बना दिया गया, ए बी और ओ। अब देखिए किसमें कौन सा एंटीजन होता है और किसमें कौन सा एंटीबॉडी होता है। एंटीजन तो ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों में ए एंटीजन होता है, बी में बी एंटीजन होता है, ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं और ओ में कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होता है। इसी तरह से एंटीबॉडी की स्थिति ये है। एंटीबॉडी ए ब्लड ग्रुप में बी एंटीबॉडी होता है, बी में ए एंटीबॉडी होता है, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, इसमें ए और बी दोनों एंटीबॉडी होते हैं। अब देखिए रुधिर आधान की शर्त ये होती है कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो दाता यानी डोनर और ग्राही यानी एक्सेप्टर, दाता और ग्राही दोनों के एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होने चाहिए। रुधिर आधान की शर्त यह है कि दाता और ग्राही दोनों के एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होने चाहिए। अगर एंटीजन और एंटीबॉडी समान हो गए तो जब दाता का ब्लड ग्राही के शरीर में पहुंचेगा तो दाता की लाल रुधिर कणिकाएं आपस में चिपक करके बड़े बड़े थक्के बना लेंगी, जिसके कारण ग्राही की रोगी की मृत्यु हो जाएगी। तो अब हम ये देखते हैं कि किस ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किसको अपना ब्लड दे सकता है। तो एक तरफ हम डोनर लिख देते हैं, एक तरफ एक्सेप्टर लिख देते हैं। मान लेते हैं ये बी ए बी ओ, ए बी ओ। अब एंटीजन एंटीबॉडी की स्थिति आपको पता ही है, इसमें ए एंटीजन है, इसमें बी है, इसमें ए और बी दोनों है, इसमें कोई नहीं है। एंटीबॉडी की स्थिति ये है कि इसमें बी है, इसमें ए है, इसमें कोई नहीं है और इसमें दोनों है, ए और बी दोनों है। अब देखिए कि क्या ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति ए को अपना ब्लड दे सकता है। यहाँ देखिए एंटीजन और एंटीबॉडी ये समान नहीं हो रहे हैं, एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है। इसका मतलब कि ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति बड़ी आसानी से ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है। बी के बारे में सोचेंगे नहीं, देखिए ए और ए समान हो जाएगा, क्लम्पिंग हो जाएगी, ये संभव नहीं है। मतलब ए ब्लड ग्रुप वाला बी को नहीं दे सकता है। ए बी के बारे में सोचिए, ए बी को यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं, मतलब बहुत आसानी से दे सकता है। तो मतलब ओ को अगर सोचे नहीं दे सकता, तो मतलब ये कि ए ब्लड ग्रुप वाला ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। इसी तरह से हम बी के बारे में सोचे कि ए को दे सकता है कि नहीं, तो समान हो जाएगा, नहीं दे सकता है। बी को दे सकता है कि नहीं, तो आसानी से दे सकता है। बी ए बी को दे सकता है कि नहीं दे सकता है, आसानी से दे सकता है। बी ओ को दे सकता है कि नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता है। मतलब ये हुआ कि बी वाला बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ए बी के बारे में सोचे, ए बी को ए को नहीं दे सकता, बी को नहीं दे सकता, मतलब ए बी केवल ए बी को दे सकता है, ओ को भी नहीं दे सकता।
अब उनमें भी कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है, ये ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ए बी जो ब्लड ग्रुप है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, सर्वग्राही है, सबका ग्रहण कर सकता है। और जो ओ ब्लड ग्रुप है ये यूनिवर्सल डोनर है, सर्वदाता है, ये सबको अपना ब्लड दे सकता है। तो ये तो रही रुधिर आधान की बात और आपने ब्लड ग्रुप को जाना। अब ये सब बताने का मकसद ये है कि आप रुधिर वर्गों की वंशागत कैसे होती है और कैसे यहाँ पर मेंडल का नियम लागू नहीं होता है, इस बात को आपको समझना है। तो अब आपको आगे ले चलते हैं और बताते हैं कि रुधिर वर्गों की वंशागत ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस किस प्रकार से होती है। तो बहुत बड़ा हो जाता है।